हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही यह आशा भी करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं, ठीक है जी, SSC CGL CHSL, ठीक है जी। जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। जिन्होंने क्या है अपने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिनके सिर्फ वो अब क्या है प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं और मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं। इसी सिलसिले को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट में आज लेके आई हूँ, ठीक है जी। जिसमें क्या है एग्जाम पैटर्न के सारे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। जिससे हमारी क्या है प्रैक्टिस होगी तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या है एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते। क्यों? उस चीज का फायदा उनको नहीं होगा, नुकसान होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि उनको एग्जाम को अटेम्प्ट करने का एक क्या है तरीका नहीं आता, ठीक है। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सिर्फ नॉलेज लेके चले जाते हैं, लेकिन उनके पास एक ये हुनर नहीं होता कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन पे कितना अगर टाइम लगाऊं तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया है, मैं आज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और मैथ्स का भी आपका एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने वो लगाना है तो वैसे तो बिल्कुल लगाना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में एक वो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप टाइम को मैनेज कर पाए, ठीक है। तो वो भी देख लेना आप, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेलीग्राम वगैरह सब कुछ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक भी मैं दे दूंगी। अब आज क्या है, हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप लोगों को क्या है सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। वही जो हर बार मैं बोलती हूँ कि पहले आप पॉज कर लेना, पहले आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना, टाइम देखना मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ, फिर अपने स्कोर भी चेक करना और लास्ट में अपने स्कोर क्या है हमारे साथ शेयर करना, ठीक है जी। तो इससे आपको अपनी क्या है अपना लेवल पता चलेगा कि मुझे नॉलेज कितनी है और मैं परफॉर्म कितना करता हूँ, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन इनको कभी भी लाइटली नहीं लेना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs हैं स्पेशली इसमें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइटली नहीं लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल आ जाता है जी, चेंज द वॉइस। वॉइस आपको पता है एक्टिव पैसिव, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टाइमर लगा के देख लेना कि आप कितने टाइम में कर सकते हो इस चीज को। तो हमारे पास है आई वॉज राइटिंग अ लेटर। हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस की क्या है स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है एक्टिव सेंटेंस के लिए। जब हम पैसिव बनाते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो हमने देखना है कि ए लेटर को क्या है सबसे आगे आना चाहिए और आई को पीछे जाना चाहिए। और ये भी आप जानते हैं कि आई जब पीछे जाता है तो क्या बनता है, मी बनता है। तो हमने देखा कि ये तो टोटली एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए लेटर तो आगे आया ही नहीं, ठीक है जी। तो बाकी बचे तीन ऑप्शंस, तीन में पीछे भी मी है और आगे भी अ लेटर है। और आईएनजी जहां लगा हो हमें बीइंग भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो बीइंग इन दोनों में है, ठीक है। अब जब क्या है एक्टिव टू पैसिव करते हैं, हमें ये भी पता है कि बाय तो लगना ही लगना है, लेकिन एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बाय के साथ, ठीक है। तो रोट क्या है सेकेंड फॉर्म है, तो एलिमिनेट हो गया। इसके पास तो वैसे भी बीइंग नहीं था, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ये हमारे पास क्या है राइट आंसर था। तो अब ध्यान से समझ लो इस चीज को, मैंने आपको क्या है एक एलिमिनेशन के मेथड से बताया, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट सारा पता होना चाहिए। इसकी क्लासेस भी अपलोडेड हैं बहुत अच्छे से, मैंने टेंस वॉइस नरेशन को कवर करा है, ठीक है, देख लेना आप। क्या है सबसे पहले हम ए लेटर को आगे लेके आए, आई पीछे चला गया, बाय तो लगना ही है, आई पीछे चला गया, मी बन गया। तो वॉज राइटिंग, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है जी, टेंस चेंज नहीं होता है, टेंस नरेशन में चेंज होता है। तो वॉज पास्ट का पास्ट ही रहना है। वर तब लगता जब ये एक से ज्यादा लेटर होते, तो अब तो वॉज ही रहेगा। तो क्या है आईएनजी कहता बीइंग लेके आऊंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी है,
तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्या है, डोंट डिस्टर्ब मनीषा, शी प्रिपेयर्स फॉर एग्जामिनेशन। हम लोगों ने इस प्रिपेयर्स को क्या है सब्स्टिट्यूट करना है कि इनमें से क्या लगाएं कि ये सेंटेंस सही बन जाए। देखिए डोंट डिस्टर्ब मनीषा, मनीषा को डिस्टर्ब मत करो, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। देखो शी प्रिपेयर्स, आप जानते हो कि प्रिपेयर्स एस लगा है यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। प्रेजेंट का इंडेफिनेट आप टेक्निकल चीजें मत समझो, प्रेजेंट का इंडेफिनेट सिर्फ इतना ही है कि वो काम करता है, उसकी हैबिट है, आम ही करता है वो काम। ठीक है, वो अब कर रहा है या नहीं कर रहा वो मैटर नहीं करता। ठीक है, जो काम वो क्या है आमतौर पे हर रोज करता ही है, उसके साथ हम एस या उस वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो एग्जाम की प्रिपरेशन करती है। लेकिन अब हमें क्या कमांड दी जा रही है कि डोंट डिस्टर्ब, उसे डिस्टर्ब मत करो। कब कहा जाएगा, आपको कोई भाई पढ़ रहा है, ठीक है, कब कहा जाएगा जब वो पढ़ रहा होगा, एट ए टाइम। ठीक है, तो आपके मम्मा बोलेंगे कि उसे डिस्टर्ब मत करो, वो पढ़ रहा है, तो उस वक्त की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो मनीषा को डिस्टर्ब मत करो, वो पढ़ रही है। ठीक है, तो क्या है इज प्रिपेयर। इसका इस प्रिपेयर्स का मतलब है कि वो पढ़ती है। अब ये तो है नहीं वो 2400 घंटे पढ़ती है, वो कभी खाना भी खाती होगी, फ्रेश वगैरह होती होगी, नहाती होगी, और भी बड़े काम होते हैं, वॉक वगैरह पे जाती होगी, बड़े काम होते हैं, सिर्फ पढ़ती पढ़ती है, वो इंसान है। ठीक है, पढ़ती पढ़ती और कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या डोंट डिस्टर्ब, उस वक्त कमांड दी गई है तो उस वक्त की पोजीशन देखनी है। तो हैज बीन क्या क्या मतलब है, पहले से काम स्टार्ट हुआ है, अब तक चल रहा है। हैज बीन आईएनजी तो मतलब चल ही रहा है, तो हैज, हैव और हैड जहां पे आ जाए काम पहले से स्टार्ट हो। ठीक है, और हैड, हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो पहले से स्टार्ट होके खत्म भी हो गया। समझ में आ गई बात, आईएनजी पहले से स्टार्ट होके अभी चल रहा है, तो यहाँ पे इज प्रिपेयरिंग विल बी द राइट आंसर। अगला क्या है हमारे पास, सिनोनियम बताना है टेंजिबल का। टेंजिबल मैं आपको वोकैब की क्लास में करवा चुकी हूँ। ठीक है, टेंजिबल का क्या मीनिंग होता है, जिसकी कोई क्या है स्ट्रक्चर हो, फिजिकल स्ट्रक्चर हो, जो रियल में हो, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर है, रियल में एग्जिस्ट करनी चाहिए चीज। ठीक है, एग्जिस्ट करती हो। और क्या हो, मटेरियलिस्टिक हो, अगर वो बच्चे मटेरियल है तभी तो वो फिजिकली उसकी कोई शेप होगी। हवा, हवा की कोई फिजिकल शेप नहीं है ना, तो वो टेंजिबल नहीं है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक, रियलिस्टिक, ये सारे क्या है टेंजिबल होते हैं। तो इसका सिनोनियम बताना है हमने, तो हमें पता है चेस्ट क्या है, ये भी मैंने आपको करवाया है। चेस्ट क्या होता है, किसी एक चीज को चेज करो, ठीक है, तभी सही रहोगे। एक चीज को यानी कि प्योर, मिक्सचर नहीं होना चाहिए, क्लीन, क्लियर। ठीक है, तो सेरीन क्या होता है, शांत, शांत, प्लेजेंट, काम, सेरीन होता है। ऑनरस क्या होता है, ऑनरस होता है डिफिकल्ट, मैं आपको ये भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जिसकी कोई फिजिकल शेप है, डेफिनेट शेप है, वो क्या है टेंजिबल है। तो टेंजिबल का सिनोनियम क्या होगा, डेफिनेट। समझ में आ गई बात, बस इतना। आप ये जो सारे वर्ड्स मैं करवाती हूँ यहाँ पे भी लाने का क्या मीनिंग है, आपकी रिवीजन हो रही है, आपको सारे याद है। ठीक है जी, तो आप वोकैब की सारी क्लासेस पक्का देख लेना, और भी क्लासेस आएंगी। वो हर रोज मैं इसलिए नहीं लेके आ रही क्योंकि हर रोज आप 40-40, 50-50 वर्ड्स याद नहीं कर पाओगे, वो कुछ दिनों बाद लेके आती हूँ ताकि पिछले भी आपके रिवाइज हो जाएं और नए भी आप सीख सको। उस चीज का फायदा है, पिछले आपके वॉश हुए जा रहे हैं, आप नए देखे जा रहे हो, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी क्लास पे 20 मिनट या 10 मिनट जो भी टाइम लगाते हो, वो आपका अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है टाइम, इसके कैसे पता चलेगा वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, कि हमें वो चीज याद एक बार तो होगी, याद रहे। इस मेन पॉइंट पे हम फोकस करते हैं कि वो चीज याद रहनी चाहिए,
अगर वो रह रही है तभी हमें फायदा, एग्जाम में तभी करके आएंगे ना हम। तो इसलिए क्या है, हर बार क्या है, मैं थोड़ा बहुत क्या आपको रिवाइज करवाती रहती हूँ, नए नए वर्ड्स लेके आती हूँ, तो उनके साथ पुराने भी उठा के डालती हूँ। ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि रिपीटेशन का आपको ही फायदा है। चलिए अब एंटोनियम बताना है। सॉर्डेड भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। सॉर्डेड क्या होता है, गंदा, डर्टी, बैड। ठीक है जी, और बताइए क्या होता है सॉर्डेड, और क्या, कीचड़ से भरा हुआ, मड्डी कह सकते हैं, मैसी सा हो गया, ये तो सब कुछ गंदा सा हो गया है। तो ये क्या सॉर्डेड के सिनोनियम है। ठीक है जी, समझ रहे हो। तो हमने क्या है, इसका क्या बताना है, एंटीनियम बताना है। गंदा ना हो, जो अच्छा हो, बढ़िया हो। ठीक है, तो पहली ऑप्शन क्या, रोटंड, रोटंड मतलब राउंड, सर्कुलर, गोल। ठीक है, तो रोटंड ये होता है। रूफुल क्या होता है, रूफुल हो गए किससे, दुख से, सैड, सोरोफुल, मोर्नफुल, है कि नहीं। अच्छा आप ना बच्चे इसमें एंटोनिम नहीं सिनोनिम कर लो। ठीक है, सिनोनिम आएगा यहाँ पे, गलती से एंटोनिम लिख दिया। ठीक है, तो मोटिफाई क्या होता है, मोटिफाई क्या होता है बता सकता है कोई। मोटिफाई होता है जी डिसरिस्पेक्ट करनी, डिसरिस्पेक्ट करनी। ठीक है, किसी को शर्म दिलानी, बेइज्जती करनी किसी की, ह्यूमिलेट करना, रेस्ट्रेन, ये सारे क्या है, मोटिफाई के सिनोनिम। तो इमोरल क्या है, आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, लास्ट में हमें क्या दिया जाता है, मोरल दिया जाता है, यानी कि कोई शिक्षा दी जाती है। तो इमोरल यानी कि गलत, कुछ गलत दिया गया है, गलत शिक्षा दी गई है। ठीक है, वो गंदी वाली शिक्षा दी गई हो, अनैतिकता जिसे हम कहते हैं, वो होती है इमोरल। तो इस हिसाब से तो फिर सॉर्डेड गंदा है, और इमोरल क्या, इसका नियरेस्ट क्या है, है नियरेस्ट। ठीक है जी, एग्जैक्ट नहीं है, नियरेस्ट। तो आप देख सकते हो इनमें से कोई भी इसके आसपास का नहीं है, तो यहाँ पे इमोरल होएगा। बस बच्चे यहाँ पे सिनोनिम लिख लेना। ठीक है जी, चलिए तो अब हमारे पास पैराजंबल है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, कि सबसे पहले हमने सारा पढ़ना है। ठीक है, इसका मीनिंग समझना है कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, when this extra water vapor condenses into precipitation it results in heavier rain or if it's cold enough heavier snow। मतलब जब ये क्या है, एक्स्ट्रा जो वाटर वेपर है क्या है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, समझते हो ये वर्ड, वाष्प हो जाता है कहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हैवियर रेन होती है, या फिर क्या है, स्नोफॉल होती है। ठीक है जी, अगला सेंटेंस क्या है, द एटमोस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फॉरेनहाइट ऑफ वार्मिंग। कहते हैं कि ये जो एटमोस्फेयर है, हमारा एनवायरमेंट वाला एटमोस्फेयर है, ये क्या है, हर एक 1 डिग्री जो फॉरेनहाइट के टेम्परेचर पे क्या है, 4% क्या है, वाटर वेपर स्टोर कर सकता है, 4% एडिशनल। ठीक है, अगला क्या है, मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एट द एटमोस्फेयर वार्म्स। क्या है, जब क्या है एटमोस्फेयर गर्म हो जाता है, तब क्या है, और भी पानी इवेपोरेट होता है, कहां से, सॉइल से, प्लांट से, लेक से या सीज से। इन सब चीजों से क्या है, जब एटमोस्फेयर ज्यादा गर्म होता है तो और वाटर वेपर क्या है, वाटर क्या है, इवेपोरेट होता है। अगला सेंटेंस है, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। तो अब आप क्या है सारे, एक मिनट, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। क्या है, सबसे जो क्लाइमेट चेंज के जो इंडिकेशंस हैं, उनमें से सबसे क्या है, ऑब्वियस है, जो हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज होता है, सबसे क्या है, ज्यादा हैवियर रेनफॉल। जो हैवी रेनफॉल होती है, ठंड गर्मी की बात अलग है, जो रेनफॉल होती है सबसे ज्यादा क्या है, जो क्लाइमेट चेंज होता है रेनफॉल के टाइम कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये वो चीज है। अब इस चीज को आप समझो कि आप इस पैराजंपल को कैसे कर सकते हो।
ठीक है भाई, ये निशानी लगी रह गई। चलो वैसे तो आपको आंसर पता चल गया, लेकिन आपको समझना भी है क्या है ये। आप देखो यहाँ पे व्हेन दिस मतलब पहले से बात चल रही है, दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर की बात पहले से चल रही है, तो ये तो पहले पे आने नहीं वाला, ऑप्शन सी एलिमिनेट होगी। ठीक है जी, अब क्या है, इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ो, इनमें से देखो क्या आ सकता है। जहां पे क्या है, कोई पहले से बात स्टार्ट करी, वन ऑफ द मोस्ट, बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करेगी ये बात, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बाद हैवियर रेनफॉल हुई। यहाँ पे सब क्या है, इवेपोरेशन की बात हो रही है, तो इवेपोरेशन होता है फिर रेनफॉल होती है, पहले क्लाइमेट चेंज की बात करी, तो पहला बिल्कुल लो लेवल, जीरो लेवल पे जब बात करते हैं तो ये सेंटेंस आगे निकल के आता है कि सबसे ज्यादा इंडिकेशन क्लाइमेट चेंज के देखिए तो क्या है, हैवियर रेनफॉल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से ऑप्शन बी दिख रहा है, अब सारे सेंटेंसेस को इसमें लगा के देखो ऑप्शन बी में क्या सही जा रहा है ये। ठीक है, हैवियर रेनफॉल की हमने समझ ली कि हाँ हैवियर रेनफॉल होती है, इंट्रोडक्शन हैवियर रेनफॉल की करवा दी। आगे सी, अब मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एट एटमोस्फेयर वार्म्स। वाटर क्या है, इवेपोरेट कब होता है, जब एटमोस्फेयर वार्म हो जाता है। कहाँ से होता है ये सब वाटर इवेपोरेट, कहाँ से होता है, सॉइल से होता है, प्लांट से होता है, लेक से होता है, और क्या है, समुद्रों में से होता है। लग रही है भाई ये भी बात सही, वाटर क्या है, इवेपोरेट होता है। अब बी, अब एटमोस्फेयर क्या है, एडिशनल क्या है, वाटर वेपर को क्या है, स्टोर कर सकता है। एडिशनल वाटर वेपर की बात हो रही है, अब एडिशनल यानी कि पहले जो हो रही है बात उससे अलग, तो ये भी मैच कर रहा है। ठीक है बी, अब अगर ए पे देखें तो यहाँ पे एडिशनल की भी बात हो गई, एडिशनल के बाद ये क्या है, व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंसेस, फिर क्या है, हैवियर रेनफॉल होती है। यहाँ पे रेनफॉल की क्या है, हमें इंट्रोडक्शन करवाई गई, फिर सारी प्रोसेस करके लास्ट में ये बताया गया कि रेनफॉल होती कैसे, रेनफॉल कैसे होती है भाई, पहले इंट्रोडक्शन करवा दी, फिर क्या है, पानी इवेपोरेट होएगा, पानी इवेपोरेट हो रहा है, फिर एडिशनल इवेपोरेट भी हो रहा है। ठीक है, एडिशनल इवेपोरेट के बाद क्या है, हैवियर रेनफॉल। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो। ज्यादा मैं आपको क्या है, बुकिश लैंग्वेज या कुछ टेक्निकल नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हर बच्चे को हर बार वो चीज समझ नहीं आती है। ठीक है, तो आप क्या है, पॉइंट्स को कनेक्ट करो, सेंस निकालो कि कैसे, हम भी तो कोई आप देखो, कोई आप ऐसे राइटिंग लिखते हो, कुछ ऐसे लिखते हो या कुछ चीज पढ़ते हो स्टोरी, तो बिल्कुल बेसिक से आपको पहले इंट्रोडक्शन करवाई जाती है। ठीक है, फिर चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, फिर पॉइंट्स को कनेक्ट करके लास्ट में हमें मोरल दिया जाता है, लास्ट में रिजल्ट निकाला जाता है। तो भाई ये इंट्रोडक्शन थी और ये रिजल्ट था। समझ में आ गई बात। ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करो, सब कुछ होएगा। उम्मीद है अब आप बिल्कुल समझ के होगे। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल क्या है, इम्प्रूवमेंट करो भाई। द ग्रेट एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस डैश फॉर पास्ट 8 years। पास्ट 8 years से एक्ट्रेस जो है कौन, जेनिफर लॉरेंस जो है वो क्या करती है, लास्ट 8 years से 8 साल पहले काम स्टार्ट हुआ था, अब तक चल रहा है। ठीक है, 8 साल पहले हुआ था। ठीक है, फॉर पास्ट 8 years, तो यानी कि क्या आना चाहिए, हैज, हैव या हैड, ये तो आना चाहिए, क्योंकि 8 hours से 8 years सॉरी, यहाँ पे 8 hours है, 8 घंटों से क्या है, कोई काम स्टार्ट हुआ है अब तक चल रहा है 8 घंटों से। तो हम ऑप्शंस देखेंगे, हैज, हैव, हैड कुछ भी नहीं है, सब एलिमिनेट है, और ये आ गया फिर। और कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है, तो प्रेजेंट तक चल रहा है तो प्रेजेंट के साथ कॉन्टिन्यूस आएगा, आईएनजी तो आनी है। पास्ट में स्टार्ट हुआ है, जब अब तक चल रहा है
तो हैज या हैव में से कुछ आएगा, ठीक है। हैज बीन डन सी। जो क्या है, जेनिफर लॉरेंस एक्ट्रेस है, वो पिछले 8 घंटों से क्या है, डांस कर रही है। समझ में आ गई बात? कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं थी। ये आप कब से कर रहे हो, टेंस वॉइस नरेशन कब से कर रहे हो? आई थिंक 4th 5th क्लास से तो आपके स्टार्ट हो ही गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास क्या है, इडियम है, इसका हमने मीनिंग बताना है। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मैंने आपको क्या है इसके बारे में पढ़ाया हुआ है शॉर्ट्स में, ठीक है जी। तो शॉर्ट्स में बहुत सारे इडियम्स मैंने कराए हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स कराए हैं जिनमें आप कंफ्यूज होते हो, कंफ्यूजिंग पेयर्स करवाए हैं, अच्छे से बताया है, समझाया है विद एग्जांपल, ठीक है। तो आप देख लेना, कोई बड़ी वीडियो भी नहीं है, शॉर्ट्स हैं 30-30 सेकंड की, 1-1 मिनट की, ठीक है जी। तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी कि आसमान से एकदम से बिजली कड़की, क्या है, एकदम से, यानी कि कुछ सडन हुआ है, सडन हैपनिंग हुई, ठीक है। किसी के घर कुछ ऐसी आपदा आ जाती है, भगवान ना करे किसी के घर पे किसी की अचानक से डेथ हो जाती है, ऐसे पर्सन की डेथ हो जाती है जिसपे पूरी फैमिली डिपेंड, ठीक है। तो उनके घर पे तो क्या है, क्या हो गया, बहुत गलत हैपनिंग होगी जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी, सडन होगी, अनएक्सपेक्टेड थी, कभी सोची नहीं थी, बुरी हैपनिंग हो गई। तो क्या बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, और सडन और अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट यानी कि बुरी और हैपनिंग, ठीक है जी। तो इस पे सीवियर पेन नहीं लगाओगे, सीवियर पेन का क्या है, पेन तो पहले भी हो सकता है, ठीक है, तो फिर बढ़ गया पेन, ठीक है, सीवियर ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन ये क्या सडन होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, चलो पेन अनएक्सपेक्टेड होता है, अनप्लीजेंट भी होता है, लेकिन सडन हर बार तो नहीं होता। तो पहले प्रायोरिटी आपने इस ऑप्शन, समझ में आ गई बात? चलिए अगला हमारे पास क्या है, इडियम फिर से आ गया जी, कीप दी वोल्फ आउट ऑफ द डोर, इसका क्या मीनिंग है? ये वैसे मुझे सेंटेंस में लेके आने चाहिए थे, लेकिन मैं इस वजह से नहीं लेके आ पाई कि आप थोड़ा सा इस चीज को डीप में जाके समझो, ठीक है, खुद का दिमाग लगाओ। कई बार सेंटेंस से आप आइडिया भी लगा लेते हो, हर बार वो चीज नहीं भी लगती, ठीक है, लैंग्वेज भी ऐसी लिखी होती है। तो आप पहले इडियम को समझो, क्या है, कीप द वोल्फ आउट ऑफ द डोर, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इसका मीनिंग है कि देखो कोई बंदा है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, या भूखमरी आ गई, उनके घर पे कुछ पैसे उन्होंने सेव करके रखे थे, भूखमरी आ गई, तो वुल्फ मतलब स्टारवेशन, पैसे नहीं है। अब वो इस स्टारवेशन को कितने के दिन तक घर के बाहर रख पाएगा, हैं? कितने के दिन तक घर के बाहर रख पाएगा? यानी कि ये वुल्फ क्या है, स्टारवेशन है, क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि पैसों की प्रॉब्लम से खुद को दूर रखना, बहुत कोशिश करनी, पैसे नहीं है, बहुत कोशिश करनी कि हमें फाइनेंशियली ज्यादा दिक्कत ना आए, ये होता है वुल्फ। मतलब आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम को कह सकते हो, स्टारवेशन को कह सकते हो, भूखमरी को कह सकते हो। तो फिजिकली फिट तो हो नहीं सकता, किस, देखो कीप द वुल्फ आउट ऑफ द डोर, कोई प्रॉब्लम है वुल्फ को, अगर आपको स्टारवेशन नहीं भी याद आ रहा तो वुल्फ भेड़िया भाई, प्रॉब्लम है, उसको घर के बाहर रखो तो कोई प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है, घर के बाहर रखो, आउट ऑफ द डोर, तो खुद तो अंदर है तो उनको फेस नहीं कर पा रहे फेरली हम, ठीक है जी, खुद तो आप फेस कर नहीं पा रहे, तो उसको घर के बाहर, गेट के बाहर रख रहे हो जब, तो ब्रेवली तो हम फेस नहीं कर पा रहे, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी। तो बीइंग आउट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, खुद को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर रखना, उसको डोर के बाहर रख रहे हैं, खुद डोर के अंदर रह रहे हैं, तो यानी कि खुद को उस चीज से बचा रहे हैं, ठीक, समझ में आ गई बात? ये आनी चाहिए बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है, ठीक है जी, नोट कर लेना, जो पॉइंट आपको कुछ नहीं आता इसमें आप नोट्स बनाते जाना। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। चलिए जी
अगला हमारे पास नरेशन आ गया है जी, इसको थोड़ा चेंज करना है आपने, थोड़ा चेंज नहीं पूरा ही चेंज करना है, क्योंकि ये क्या है डायरेक्ट दे रखा है और हमने इनडायरेक्ट बताना है। आप सब लोग अच्छे से समझते हो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आप देख के आए, क्या समझते हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क है। दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, वो क्या है डायरेक्ट बात हो रही है। अब वो दो बंदे अलग हो गए, उनमें से एक बंदा तीसरे बंदे को मिला, वो बताएगा कि हम दोनों के बीच में क्या बात हुई, तो वो क्या है इनडायरेक्ट बात करेगा कि उसने मुझसे ये कहा कि, वो जब की लगाएगा मीन्स इंग्लिश में दैट लगा। समझ में आ गई बात? तो इतना आप समझते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे मैंने बता दिया इसमें। चलो हमने यहाँ पे चेंज करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने का मतलब है कि हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो हमें दैट को लेके आना पड़ेगा। तो ही सेड, सेड किसी चीज में चेंज नहीं होता, तो सेड के साथ क्या है दैट लगेगा। तो यहाँ पे सेड टू होता तो टोल्ड होता, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एलिमिनेट होगी क्योंकि सेड अकेला है, तो हैड बीन का तो कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। अब आ गया क्या है सेड, यहाँ पे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुकी हैं हमारे पास, तो अब हम देखेंगे क्या बनेगा। यहाँ पे सेड मतलब से की सेकंड फॉर्म पास्ट, अगर ये पास्ट तो अगले वाला भी सारा पास्ट में चेंज हो जाएगा। समझ में आएगी बात? तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाए दैट भी आ गया, तो आई किसी को उसने बोला, किसको बोला हो सकता है मुझे ही बोला हो, तो यहाँ पे दे नहीं रखा कि उसने किसको बोला, तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगी कि मुझे ही बोला या किसी और को बोला, ठीक है। तो क्या है, अच्छा ये उसने अपने बारे में बोला, ही सेड कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, वो अपने बारे में बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो ही बंदा है लड़का है, तो यहाँ पे फिर से ही लग गया। तो ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा, तो एम तो प्रेजेंट में आता है, तो एम की जगह पास्ट लगाएंगे तो वॉज बन जाएगा, बस ही वॉज गोइंग टू मार्केट सेम आ गया। तो नाउ चेंजेस इनटू देन, उस वक्त की बात हो रही है। अब हम इस नाउ को नाउ नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये बात 2 दिन बाद हुई हो, 6 महीने बाद हुई हो, 10 साल बाद हुई हो, हमें नहीं पता, ये इनडायरेक्ट बात। तो देन मतलब उस वक्त बोला था उसने, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कभी भी ऑप्शन सी को राइट नहीं लगाना, क्योंकि नाउ का इसने चेंज कुछ नहीं कर रखा, ठीक है जी। इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑप्शन सी कभी भी राइट आंसर नहीं होगा जब हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। चलिए जी, अगला हमारे पास क्या है, करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड हमने बताना है। तो हम क्या है नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, डेमोट्रेट कोई वर्ड होता है, किसी ने सुना है कभी? बिल्कुल नहीं। डेमोन्स्ट्रेट, एस लगता है, डेमोन्स्ट्रेट एन और एस लगता है, तो ये वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेट। अब इनएक्टिव, इनएक्टिव भी आप सही नहीं लिख रहे, इनएक्टिव, ठीक है जी। तो ये क्या है, मॉन्स्ट्रेनियस कोई वर्ड नहीं होता बच्चे, मॉन्स्ट्रस होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्या है वो कैप की क्लास में करवाया है। मॉन्स्ट्रस ह्यूज, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज, एग्रीगेट, ये सारे वर्ड करवाए हैं ना, इसके सिनोनियम है। तो मॉन्स्ट्रस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए जी, अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने बताना है कि ग्रुप ऑफ स्वैन्स को हम क्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्वैन्स को हम क्या कहते हैं? स्वैन क्या होता है? हंस होता है, ठीक है। अब हंसों की क्या है, हंसों का ग्रुप है, तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो जी उसको कहेंगे वेवाई, ठीक है जी, वेवाई। अब बाकी की ऑप्शंस का क्या करें, उसको भी सीख लेते हैं। क्या कहते हैं, हाइव क्या होती है? हाइव ग्रुप ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के ग्रुप को हम हाइव कहते हैं, ठीक है जी। अगला क्या है, फ्लॉक, फ्लॉक किसको कहते हैं? झुंड को कहते हैं। अब झुंड किस चीज का? बर्ड्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का, यानी कि गोट्स, शिप्स, इनके मेन तो वैसे गोट्स और शिप्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लॉक क्या है, गोट्स और शिप्स के झुंड को हम कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं, ठीक है जी। तो आप ये सारे भी आपके क्या वोकैब के वर्ड्स हैं, नोट कर लेना भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब नहीं आता है तो नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। शॉल क्या होता है? शॉल, शॉल होता है ग्रुप ऑफ, बोलो भाई, ग्रुप ऑफ
फिश, फिश के ग्रुप को हम शॉल कहते हैं, जो इकट्ठी होती हैं, पानी में तैरती हैं, ठीक है। तो ऐसे से स्विमिंग वाली क्या है, स्विमिंग वाली कौन होंगी, फिश होंगी, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, शॉल कहते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अगला हमारे पास क्या है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा बंदा जिसे क्या है एक बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे। आप कौन सी ऑप्शन क्लिक करोगे भाई, ऑप्शन डी, भाई गलत है, ऑप्शन डी नहीं होएगी, ऑप्शन डी बाई, बाई का मतलब क्या है, दो, जो बंदा दो लैंग्वेजेस जानता है, पूछा क्या है, मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है जी, तो ऑप्शन डी नहीं होगी। कैनिबल, कैनिबल कार्निवोर क्या है, जो क्या है मांस अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खा के गुजारा, ठीक है जी। और अगला वर्ड है एपिक्योर, एपिक्योर को हिंदी में कहते हैं भाई चटोरा, मीन्स ऐसा पर्सन जो थोड़ा सा क्या है अपने खाने पीने को लेके थोड़ा बढ़िया से, ठीक है, हर एक चीज बढ़िया से चाहिए उसको, खाने पीने चस्के पूरे करने हैं, चस्के वाला बंदा, फैंसी ऐसा बंदा, उसे एपिक्योर कहते हैं। और पॉलीगोट, पॉली क्या होता है, मैनी, पॉली मैनी, मैनी लैंग्वेजेस जानता हो, गॉट इट गॉट इट से समझ लो गॉट, यानी कि समझ गए, जानता है, समझता है, ठीक है, तो क्या है, पॉलीगोट विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए अब हमने क्या है एरर बताना है, इसमें एरर क्या है, आई प्रेफर कॉफी देन टी, तो क्या बताओगे भैया आप इसमें, मैं क्या है कॉफी से ज्यादा क्या है टी को प्रेफर करती हूँ, तो यहाँ पे आपका एरर क्या आएगा, आपका एरर आएगा जी देन, क्यों देन क्यों आएगा, देन तो हम करते हैं इसमें कंपैरिजन के लिए, लेकिन मैंने आपको प्रीपोजिशन में ये चीज पढ़ाई है कि जो प्रेफर वर्ड है वो प्रेफर इज फॉलोड बाय टू, प्रेफर के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता, तो देन यहाँ पे हमारे पास एरर निकल के आ गया, जहां पे हम प्रेफर लगाएंगे वहां पे हम देन नहीं लगाएंगे, कंपैरिजन के लिए हम प्रेफर लगाते हैं कि मैं इस चीज को ज्यादा प्रेफर करूंगा, तो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो प्रेफर के साथ हमने देन नहीं टू लगाना है, ये बात गांठ बांध लो, ठीक है जी, बहुत काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम इस क्या है पैराग्राफ को करेंगे, फिलअप्स करेंगे, इसकी जो हमें दे रखी है फिल इन द ब्लैंक्स उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे थोड़ी सी जगह की दिक्कत होने की वजह से आपको ये पहली लाइन समझने में दिक्कत हो सकती है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कोई भी पैराग्राफ आए पहले उसको थोड़ा सा पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ो, उसका क्या है मेन क्या है, एक फोकस समझने की कोशिश करो, कहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है जी। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस, क्या है डिजिटल इंडिया क्या है एक बहुत बड़ी ताकत हो सकता है, किस चीज में बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकता है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में। Such a transformation requires technology to be firmly dashed into government, something that can be Digital India project lists as one of the foremost objectives. कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए टेक्नोलॉजी में जो कि क्या है गवर्नमेंट में क्या है टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या बहुत क्या है फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स हो, जिसमें डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स लिस्ट एज वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स, क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में होनी चाहिए जो क्या है बढ़िया चेंजेस ला सके, इतना समझ लो, ठीक है। अगला क्या है एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू थ्री थिंग्स, ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजंस especially those at the bottom of the dash pyramid and make our economy more efficient and competitive। क्या है गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी को एम्बेड करने से क्या है तीन चीजें होंगी, क्या कौन कौन सी, क्या है एक तो गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म होगी, एक क्या है ट्रांसपेरेंट होगी और एफिशिएंट होगी। ट्रांसपेरेंट का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि हम उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, अब गवर्नमेंट को समझना मुश्किल है, ठीक है,
ट्रांसपेरेंट होगी, और क्या है लोगों की जो सिटीजन्स की जो लाइव्स हैं वो भी क्या है ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, स्पेशली उन लोगों के जो क्या है उस पिरामिड के, स्पेशली वो पिरामिड की यहाँ पे हमारे पास आएगी, ठीक है। ऐसे सेक्शन के कह सकते हो, सोसाइटी के ऐसे सेक्शन के लोगों के सिटी जो लाइव्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हो यहाँ पे, जो ऐसे लोग हैं बिल्कुल लो लेवल के लोग हैं सोसाइटी में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या है ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हो, और हमारी क्या है इकोनॉमी भी ग्रो करे, ठीक है। अब 2014 में मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ने प्रेडिक्ट किया कि लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या है टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया में जो क्या है टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी, ये ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किस चीज के लिए कि हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। ऊपर से मैंने आपको ये चीज समझा दी है। क्या है इसका मेन मुद्दा कि जो डिजिटल इंडिया यानी कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी गवर्नमेंट में क्या है एम्बेड कर देनी चाहिए। एम्बेड क्या है, रची मिची होनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी जहां पे आ गई गवर्नमेंट में, वहां पे क्या है लोगों का जो लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज में होगी, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, एक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, और हम क्या गवर्नमेंट को समझ पाएंगे, ठीक है जी। तो अब हमने क्या है फिलअप्स करनी है, हमने इसका मेन मुद्दा समझ लिया कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा ऑप्शन 2 यहाँ पे, प्लान 2 यहाँ पे, ठीक है जी। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग द रियलिटी। इस चीज को हमने रियलिटी बनानी है कि गवर्नमेंट मिनिमम हो और गवर्नेंस मैक्सिमम हो, तो डिजिटल इंडिया इस चीज में बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकती है। तो क्या है फोर्स यहाँ पे सही नहीं होगा, बहुत बड़ी ताकत साबित हो सकती है। कैन बी द प्राइम फोर्स बिहाइंड, फोर्स पीछे लगती है, बिहाइंड ला सकते हो, तो माइट तो किसी तरीके से नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर वन ऑफ द होता कुछ ऐसा तो हम प्लूरल वाली चीज पे ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रोल प्ले करने वाली चीज है, रिजल्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज साबित हो सकती है, कैन बी। अब अगला क्या है इसमें, सच अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये चीज साबित हो सकती है, अब ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन क्या है रिक्वायर्स, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हमें क्या है टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट समथिंग दैट कैन बी डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ द फोरमोस्ट ऑब्जेक्ट। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी को क्या है गवर्नमेंट में मिक्स ऐसे करना होगा कि क्या है डिजिटल इंडिया क्या है एक बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव हो, मेन ऑब्जेक्टिव हो हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मली यहाँ पे क्या है इंसर्टेड, कोई सिम कार्ड थोड़ी इंसर्ट कर रहे हैं, डाल थोड़ी रहे हैं। एम्बेडेड वैसे मीनिंग होता है धसाना, धसाना मतलब फिक्स कर देना उस चीज में, ठीक है, निकल ना पाए कोई चीज। तो यहाँ पे एम्बेड सही होगा बच्चे, स्टक नहीं होगा, ना ही प्लांट होगा, प्लांट भी आप समझते हो, ठीक है जी। तो एम्बेडेड टू बी लगा है, तो एम्बेड नहीं एम्बेडेड हो। चलिए अगला क्या है फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स। आगे एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट क्या है डैश विल डू 3 थिंग्स। क्या है एम्बेडिंग, यहां से आप समझ सकते थे कि एम्बेडिंग ही आएगा वहां पे एम्बेडेड। जब गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर दिया तो ये 3 चीजें करेंगी, कौन कौन सी। एक तो गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करेगी, इसको ट्रांसपेरेंट बनाएगी और एफिशिएंट बनाएगी, और क्या है लोगों की सिटीजन का क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ट्रांसफॉर्म करेगी। तो एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट ये करेगी, ये सारी क्या है प्रोसेस होगी, हायरार्की तो नहीं होगी। समझते हो हायरार्की क्या होता है, ऑफिसेस किसी भी हालात में नहीं है, प्रोसेसेस, यहाँ पे वर्ब लगनी है बच्चे, वर्ब लगनी है, प्रोसेसेस, ये सारी प्रोसेस हो रही है। ये बहुत सारी चीजें आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास आंसर आएगा प्रोसेसेस। अब दोज एट द बॉटम ऑफ
गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट दोज एट द बॉटम ऑफ, ऐसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा जो बॉटम पे है, किस चीज के बॉटम पे है, कौन से पिरामिड के, एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेटिव। तो मिथिकल यहाँ पे क्या होता है बच्चे, मिथिकल कल्पना वाली चीज होती है जो रियलिटी नहीं होती। प्रोवर्बियल क्या होता है, प्रोवर्बियल जो कहा जाता है, ठीक है, कहावत कह सकते हैं इसे, ठीक है। हिपोथेटिकल क्या होता है, ये भी क्या होती है, कल्पना वाली चीज होती है। क्लासिफाइड किसी चीज कोई हम डेफिनेशन करते नहीं है कि ये मैंने इसको इस बेस पे क्लासिफाई किया है, क्या वर्गीकृत किया है, डिफरेंशिएट किया, वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो माने जाते हैं, कहे जाते हैं अपने लो लेवल पे। मिथिकल वैसे भी कल्पना वाली चीज है, ये भी कल्पना वाली चीज है, इसका लेना देना ही नहीं है यहाँ पे वर्गीकृत का, ठीक है जी। तो क्या है, जो माने जाते हैं हमारे क्या है बिल्कुल लो लेवल पे जो लोग रहते हैं, उनका क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होएगा जी। अगला क्या है, फिफ्थ हमारे पास जो ब्लैंक है, क्या कहती है, 2014 मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट प्रेडिक्ट्स दैट, क्या है 2014 में इस इंस्टीट्यूट ने प्रेडिक्ट किया कि लार्ज स्केल डैश ऑफ द टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसने क्या है प्रोडिक्ट किया कि ये जो डिजिटल इंडिया का जो सिस्टम चल रहा है टेक्नोलॉजी वाला, टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया, ये क्या है हमारे लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम इकोनॉमिक को, अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाए। तो कब होगा ये लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तो एनहेंस नहीं होगा, एंटिसिपेट नहीं होगा, मॉनिटर नहीं होगा। टेक्नोलॉजी को थोड़ी मॉनिटर करते हैं हम, टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अडेप्टेशन, लार्ज स्केल अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ही ये सब कुछ कर सकती है। जब हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा अडेप्ट करेंगे तो इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, यही हमारे लिए क्या है बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब उम्मीद करती हूँ कि ये सारा पैराग्राफ आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। समझना है, नहीं समझ आ रही फिर से देखिए, इसका पहले आपने मेन मुद्दा देखना है, कहना क्या चाहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है डिजिटल इंडिया की बात हुई है, टेक्नोलॉजी की बात हुई है, टेक्नोलॉजी क्या क्या हमारे लिए साबित हो सकती है। चलिए अगला हमारे पास सिनोनियम पूछा गया हमसे, हाइपोक्राइट या हिपोक्राइट भी कह सकते हैं, ये भी मैंने आपको शॉर्ट्स में करवाया है। क्या है ये, दिखावा करना, दिखावा करना। तो वल्गर क्या है, गंदा, अभी किया था हमने सॉर्डेड, डर्टी। विंडिकेट क्या है, सरेंडर। गिव अप करवाया है मैंने ये भी पिछली क्लास में, ठीक है जी। अपोलोजाइज, माफी चाहता हूँ, सॉरी, आई अपोलोजाइज। प्रिटेंड क्या है, दिखावा करना, ठीक है जी। तो सिनोनिम क्या हो गया हमारे पास, प्रिटेंड का, हिपोक्राइट का प्रिटेंड हो गया जी। चलिए अगला हमारे पास इडियम है जी, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। क्या है इस चीज का, आप इडियम का मीनिंग क्या बता सकते हो, कोई चीज सिक्सेस में भी है, सेवेंस में भी है। क्लॉक में देखो, ये रहा 6, ये रहा 7, इसके कभी इधर कभी इधर, कुछ इधर कुछ इधर, हौच पौच सा, ठीक है। तो क्या है लास्ट मोमेंट पे तो ये तो होता नहीं, लास्ट मोमेंट क्या, एट दी 11th आवर, इसका इडियम होता है एट दी 11th, ठीक है जी। अब ये इसका नहीं है क्योंकि ये इडियम है, तो इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, तो ये भी नहीं होएगा। टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock नहीं होगा। मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या होगा, क्या होगा, मैटर ऑफ डिस्प्यूट मतलब झगड़े का क्या एक मुद्दा है, वो भी नहीं होगा। एट 6 and 7 कोई चीज डिसऑर्डर में पड़ी है, उथल पुथल हौच पौच सी पड़ी है, तो वो क्या है एट 6 and 7। तो इसका ऑपोजिट एक मैं आपको इडियम बता देती हूँ, मुझे याद आ गया, वो भी नोट कर लेना। एन एप्पल पाई ऑर्डर,
ये डिसऑर्डर में है, ये बढ़िया से अपने ऑर्डर में बहुत बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड कोई चीज होती है, तो एन एप्पल पाई पाउडर दिया जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला हमारे पास हमने एंटोनिम बताना है, क्या है? इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है बिलीव करना, विश्वास करना। ठीक है, तो जो चीज एंटोनियम बतानी है, जो चीज विश्वास लायक ना हो, अनबिलीवेबल। सही है। आगे तो ऑप्शन सी क्या है हमारे पास एंटोनियम? एंजॉयबल समझते हो आप, बिलीवेबल इसका ऑपोजिट है डिस्करेजियस। क्या है? करेजियस हिम्मत वाला होता है, डिस्करेजियस कायर होता है। ठीक है जी, कायर होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब एरर हमने बताना है इसमें, द ग्रीक पीपल्स आर कंसीडर्ड वेरी ब्रेव। क्या होगा भाई इसमें? बताओ भाई। चलिए मैं ही बता देती हूँ। द ग्रीक पीपल, जो ग्रीक लोग हैं वो बहुत ब्रेव माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा फिर हमारे पास? देखिए ग्रीक पीपल यानी कि हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जब हम एक कम्युनिटी की स्पेशली बात करते हैं तो वहां पे पीपल्स नहीं आता, वहां पे सिर्फ पीपल आता है। ठीक है, तो पीपल्स मतलब अलग अलग कम्युनिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रीक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो क्या हमारे पास होएगा फिर? पीपल। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक कम्युनिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे ग्रीक पीपल्स नहीं होगा, ग्रीक पीपल होगा। ठीक है जी। चलिए अगला हमारे पास क्या होगा? फिल करना है हमने, इसमें क्या फिल होगा? The cotton dash Egypt is known for its superior quality। इजिप्ट की कॉटन किसके लिए मशहूर है? बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, अपनी सुपीरियर क्वालिटी के लिए मशहूर है। The cotton क्या है? किसकी? इजिप्ट की, तो ऑफ लगेगा, ऑप्शन बी। टू लगता यहां से वहां चीज जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। एन, एन कहाँ पे? यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऑप्शन में एन रखा कि ई से आप क्या लगाओगी? एन लगाओगी, लेकिन आपने कनेक्शन भी तो देखना है, बिना बात के तो एन नहीं लगाना। ठीक है, बिना बात के एन नहीं लगाना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा? कुछ इनका कनेक्शन है। ठीक है जी। चलिए रिलिंक्विश, मैंने आपको क्या बताया था भाई? रिलिंक्विश। चलिए रिलिंक्विश का मतलब होता है कोई चीज हम त्याग देते हैं। जब मैंने ये चीज आपको करवाई है तो हमने एंटोनियम बताना है। गिव अप मतलब त्याग देना। सरेंडर भी तो त्याग देना ही होता है, खुद को त्याग दिया, सरेंडर कर दिया, जाओ ले जाओ, हैंड ओवर, कोई चीज दे देनी किसी को। तो ये सारे इसके क्या है? सिनोनियम हो गए। तो ऑटोमेटिकली हम इसको क्लिक करेंगे, चाहे ये सही है चाहे नहीं है। यहाँ पे ये सही नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लेके आई हूँ। कई बार आपको क्या है, तीन तो पता है, चौथे का मीनिंग ही नहीं पता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये सही होगा, क्योंकि एंटोनियम पूछा है, ये सारे सिनोनियम है, चाहे ये सही हो चाहे ये सही ना हो। वैसे मेलनकोली का क्या मतलब होता है? सैड होना, मोर्नफुल। ठीक है जी। और क्या होता है भाई बताओ, याद आ रहा है कुछ? बताओ। एक मैंने आपको वर्ड बताया था, डेजोलेशन। बताया था कि नहीं बताया था? या डेजोलेट, तो वो क्या है? मेलनकोली है। जिस बंदा मैला सा है, उसके पास कौली नहीं है, कटोरी नहीं है, तो सैड ही होएगा, और क्या होएगा? ठीक है, एक मैंने आपको वर्ड बताया था, ग्लूमी। ठीक है जी, तो ये आप सारे वर्ड्स देख लेना, याद कर लेना। तो चलिए आज हमने क्या है, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगा लिया। बहुत बड़ी हमने, एक पंजाबी में कहते हैं ना, बहुत बड़ी मल मार ली, वो किया हमने। ठीक है, तो इंग्लिश में हमने आपने क्या है, जो भी आपके स्कोर बनते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। ठीक है जी। अच्छा, पिछली क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम मेरे 20 पता नहीं 2 थे या 3 थी, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में। वंश कुमार करके कोई स्टूडेंट था। तो बच्चे आपने बहुत बढ़िया स्कोर करा। ठीक है,
थोड़ी सी मेहनत और करिए ताकि आप 25 में से 25 अटेम्प्ट कर पाए और एटलीस्ट 24 आपके सही हो। तो फिर तो कहना ही क्या, ठीक है, फिर आप पूरे मास्टर बन जाओगे उस चीज में। ठीक है, तो अब आपने क्या है, इस चीज पे ध्यान देना है। जो चीजें आपको नहीं आ रही, आपकी वीकनेस आपको पता चल रही है, उस चीज पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करो। एग्जाम का टाइम आ रहा है, थोड़ा सा सीरियस और हो जाओ। जो बच्चे सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाओ। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दो। ठीक है जी, तो आपका क्या है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इट इज टोटली अप टू यू कि आप अपने आप को कितना सीरियस ले रहे हो, आपकी लाइफ है। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।